अब हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो नंबर ऑफ, मतलब संख्या कितनी है, त्रिदोष की संख्या कितनी है, त्रिगुणों की संख्या कितनी है। ठीक है, तो त्रिदोष एक साथ आ गया। त्रिदोष कितने हैं, वैसे तो 3 है लेकिन इसमें एक ही है। त्रिदोष एक ही। त्रिगुण 3। ठीक है, अब ये त्रिदोष जो है ये वात पित्त कफ, वात पित्त और कफ। तो वात पित्त कफ प्रत्येक कितने प्रकार का, 5-5 प्रकार का। त्रिगुण सत रज तम कितने, 7 6 3। अब नंबर ऑफ संख्या 63 और 63, विकृत 62 और सम अवस्था में 1, साम्य अवस्था का 1 ही है, दोनों 1-1। और कुल संख्या कितनी है, 63। ये सुश्रुत संहिता के अनुसार है। तो ये भी मस्तिष्क के कोने में रखना है कि 63 और 62 और ये संख्या आ जाए तो भी हमें पता है, 5 आ जाए तो भी हमें पता है, 16 आ जाए तब भी पता है, 3 है तब भी पता है। अब सब कुछ पता है। अब ऐसा कुछ नहीं है कुछ पता नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है कि पता नहीं है। तो सामान्यतः संख्या 3 ही है त्रिदोष की। अलग अलग बांट दोगे 5-5 प्रकार के तो 15 भी है। विकृत अवस्था, असम अवस्था इस प्रकार मिला दोगे तो कितनी अवस्था, कुछ 63 अवस्था भी है। और 63 में भी प्रश्न में ये आ जाए विकृत, विकृत दोष की संख्या तो 62, तो 62 ये स्मरण रखना है। ये इसमें संख्या वाला प्रश्न आ सकता है, संख्या वाला प्रश्न आ सकता है। तो ये अपना पूर्ण हुआ, ये अपना पूर्ण हुआ। अब थोड़ा थोड़ा बात इस कप को देख लेते हैं, क्योंकि प्रश्न आ जाए कौन कौन से आहार हैं वो तो स्मरण रहना चाहिए। ठीक है, वात 5 कौन से हैं, 5 प्राण, पंच प्राण ही 5 वात है। ठीक है, 5 प्राण, 5 पित्त। तो 5 पित्त में पाचकाग्नि, रक्त रंजक अग्नि, भाव साधक अग्नि, रूप आलोचक अग्नि, त्वक भ्राजक अग्नि, ये 5 प्रकार के पित्त हैं। इसी प्रकार के 5 प्रकार के कफ भी है, क्लेदक श्लेष्मा, त्रिक श्लेष्मा, बोधक श्लेष्मा, स्थानिक श्लेष्मा, तर्पक श्लेष्मा, तर्पक श्लेष्मा। तो ये 5-5 प्रकार के तीनों हैं। पंच प्राण हम पढ़ ही चुके हैं, बाकी इन दोनों का मैं वो नोट्स भेज दूंगा। तो बस मस्तिष्क में रखना है, मस्तिष्क में रखना है कि 5-5 प्रकार के होते हैं, ऐसा नहीं कि एक ही प्रकार का हो। ठीक है, ये 5-5 प्रकार के होते हैं। इसी प्रकार ये 7 प्रकार के, 6 प्रकार का, ये 3 प्रकार का। और विकृत अवस्था में इनकी कुल 62 प्रकार हो जाते हैं। सम अवस्था का एक मिला के कितना हो जाता है, 63 हो जाता है। वात, वात के कितने रोग थे, 80, पित्त के 40 और कफ के 20। ये रोग भी स्मरण रखोगे, रोगों की संख्या कितने हो गई, 140। तो शरीर में वात पित्त कफ के कारण रोगों की संख्या कितनी हो गई, कुल 140। 140। तो ये नंबर स्मरण होने चाहिए, होने चाहिए। ठीक है, शरीर के अंतर्गत वात, ठीक है, वायु का ही, मतलब जो वायु तत्व है, वायु महाभूत है, उसी का रूप है। और 5 भागों में इसने अपने आप को विभाजित किया, प्राण, अपान, व्यान, उदान, समान। वायु को ही प्राणियों का प्राण कहते हैं। और इसका जो प्रमुख स्थान है वो पक्वास है, ड्यूरेनियम और गुदा। तो वात का जो मुख्य स्थान क्या है, पक्वास है, ड्यूरेनियम और दूसरा गुदा, एनस, ये वात का स्थान। ठीक है, वात त्रिदोष की 3 अवस्थाएं हैं। पहली अवस्था सम, दूसरी वृद्धि, तीसरी क्षीण। तो इस वात त्रिदोष की 3 अवस्थाएं हैं। सम अवस्था
बैलेंस, वात शरीर में बैलेंस है। वृद्धि, वात बढ़ गया। और तीसरा वात क्षीण, वात बहुत कम है, शरीर में है ही नहीं, क्षीण है। तो ये 3 अवस्थाएं हैं इसके वात त्रिदोष की। तो अवस्था अलग गई, प्रकार 5 हो गए। अब आ जाएगी वात की अवस्थाएं कितनी है। इसी प्रकार पित्त और कफ, इन अवस्थाएं कितनी है, 3-3 ही है प्रत्येक की। 3-3 अवस्था ही है, 3-3 अवस्था ही इसमें रखना है। तो साम्य अवस्था, वृद्धि अवस्था, क्षीण अवस्था, हाइपर, हाइपो, बैलेंस। बहुत अधिक है, बहुत कम है, या संतुलित है, या संतुलित है। आकाश और वायु तत्व से उत्पन्न आहार शरीर में वात को बढ़ाते हैं। आकाश और वायु तत्व और रस में कटु, तिक्त, कषाय रस वातवर्धक होते हैं। तो ये दोनों प्रकार के शरीर में वात की वृद्धि करते हैं। कौन? अग्नि और वायु तत्व और इनसे उत्पन्न आहार और कटु, तिक्त रस। कटु, तिक्त रस। अत्यधिक जहां हवा चलती हो, अत्यधिक शीतलता हो, ठीक है, तो वहां स्वाभाविक है वात रोग होना। ठीक है, ये हो गया। अब वात प्रकृति के लक्षण तो हम पढ़ चुके थे, लेकिन फिर भी और पढ़ रहे हैं। वायु जो वात है। हाँ, सर एक बार तिक्त रक्त का क्या, रस का क्या बताया आपने? आवाज ढंग से नहीं आई, वापस बता देंगे क्या? मैंने तिक्त का अभी कुछ बोला ही नहीं। नहीं, कटु, तिक्त और रस, इसका कुछ आप बता रहे थे कषाय, ना? कषाय, 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 ये अच्छा। तीनों आहार वातवर्धक होते हैं। ये तीनों आहार, आप अपना म्यूट कर दीजिएगा। ये तीनों के तीनों वातवर्धक है। आकाश और वायु तत्व से उत्पन्न आहार और कटु, कषाय और तिक्त से उत्पन्न आहार वातवर्धक हैं, वायु बढ़ाते हैं शरीर में। क्या करते हैं? वायु बढ़ाते हैं। ठीक है। अब बात प्रकृति के लक्षण। तो वायु जो होती है वो रुक्ष होती है, रुकी, खुरदरी। ठीक है। लघु, हल्की, चलने वाली, गतिशील। ठीक है। बहु मात्रा में घनीभूत, बहुत अधिक, शीघ्र, शीत प्रकृति की, विशद गुण युक्त होती है। तो वायु के रुक्ष गुण के कारण वात प्रकृति वाले मनुष्य का शरीर खुरदरा होता है, त्वचा खुरदरी होती है। ठीक है। दुबला होता है व्यक्ति, कृष्ण होता है, दुबला होता है और छोटा होता है। और छोटा होता है, क्या होता है? कद में भी छोटा होता है। वात प्रकृति वाले व्यक्ति का स्वर अत्यंत रूखा होता है, स्वर अत्यंत रूखा होता है। क्षीण और फटावा होता है। क्षीण मतलब मोटी आवाज नहीं होती, और फटा होता है। ठीक है। मंद और जर्जर, अप्रिय होता है। मंद भी होता है और अप्रिय होता है। भय, राग, द्वेष, स्मरण, विस्मरण, विक्षोभ, मनोविकार शीघ्रता से होते हैं। भय, राग, द्वेष, स्मरण, विस्मरण, विक्षोभ, मनोविकार आदि ये वात प्रकृति वाले व्यक्ति को शीघ्रता से होते हैं। ठीक है। अब वात का प्रकोप क्यों क्यों होता है, क्यों क्यों वात बढ़ जाता है, वात का या घट जाता है, जो भी है। तो रुक्ष, शीत, लघु गुण आहारों के अति सेवन, रात्रि में अति जागरण, मल मूत्र, रक्त, स्वेद आदि के अति श्रवण, अत्यधिक व्यायाम, अत्यधिक चेष्टाएं, शारीरिक धातु का क्षय, चिंता, शोक की अधिकता, दिन में अधिक सोना, मल मूत्र आदि वेग को निरंतर धारण करते रहना, मतलब समय पे त्याग नहीं करना, कब्ज, भारी चोट, मर्म स्थानों पर अभिघात आदि से वायु प्रकोपित हो जाती है। वो शरीर के किसी एक अंग या अनेक अंगों में जाकर रोगों को उत्पन्न करती है। रोगों को क्या करती है? उत्पन्न करती है। ठीक है। अब वात प्रकोपित हो जाए, शरीर में क्या लक्षण होगा? तो प्रकोपित वात के शरीर फिर रुक्ष हो जाएगा, शरीर में अति चेष्टा हो जाएगी, व्याकुलता के भाव आएंगे, अस्थिर रहेगा चित्त, व्यक्ति के जीवन में दिखते हैं। ठीक है। और शरीर के वर्ण इत्यादि ये सब चेंज हो जाते हैं और मन उनको विकसित कर देता है, उनको विकसित कर देता है। प्रकोपित वात शरीर में पीड़ा, मूर्छा, भ्रम, कटी प्रदेशों में कमर की पीड़ा, नस नाड़ियों में खिंचाव या जकड़न, जो ऐंठन आती है वो, हड्डियों जोड़ों में दर्द,
पीठ में पूड़ा, निद्रानाश, नींद का नहीं आना, गर्भनाश, शुक्रनाश, रजोनाश, वमन, थकावट, आंतों में पीड़ा आदि 80 प्रकार के रोग होते हैं। आदि 80 प्रकार के रोग होते हैं। जन्म से ही जिनमें वायु तत्व अधिक हो, पृथ्वी जल अग्नि तत्व की तुलना में वात की मात्रा अधिक हो, तो वे फिर वात प्रकृति के कहलाते हैं। बहुत जनों के जन्म से वात पित्त कफ समावस्था में रहते हैं, कुछ वात प्रकृति, कुछ पित्त प्रकृति, कुछ कफ के, और कुछ मिक्स दो होते हैं, वात पित्त, पित्त वात, पित्त कफ, वात कफ, इस प्रकार के भी होते हैं, इस प्रकार के भी होते हैं। ठीक है। अब वात शामक आहार, तो वात शामक आहार में जो वात है उसके विपरीत गुण कौन से? शीघ्र, चिकने, भारी, लघु, उष्ण, मृदु, श्लक्षण के भावों को उत्पन्न करने वाले आहार वात शामक होते हैं। आयुर्वेद में बस्ती के द्वारा और अपने योग हठ योग में भी बस्ती क्रिया के द्वारा वात का शमन होता है, शमन होता है। और स्नेहन और स्वेदन भी आयुर्वेद की चीज है, और प्राणायाम, और योग में प्राणायाम। ठीक है। आहार में अश्वगंधा, दशमूल, सूप, गिलोय, देवदारू, हरड़, सौंफ, पुनर्नवा, एरंडमूल, पिपली, केसर, हींग, तगर, गुगुल, लहसुन, तिल का तेल, दूध, घृत, तेल, ठीक है, दाढ़ी, मिश्री, पनीर, लहसुन, साक्षा आदि ये वात शामक होते हैं, आदि वात शामक होते हैं। ठीक है, ये अपना वात हो गया। अब पित्त, शरीर का अग्नि तत्व ही पित्त है, शरीर का अग्नि तत्व। अग्नि तत्व ही पित्त है। ये 5 प्रकार की अग्नि पित्त है। ठीक है। पाचक अग्नि जो अन्न को पचाती है। दूसरी रक्त रंजक अग्नि, रक्त रंजक अग्नि, तो ये क्या करती है? यकृत और प्लिया में रक्त का रंजन करती है, रक्त को सिंथेसिस करती है। ठीक है। तीसरी भाव साधक अग्नि, ये हृदय में स्थित होती है, जो मानसिक भावों का साधन करती है, भावनाओं को उत्पन्न करती है, इनको साधती है, हृदय और मस्तिष्क में रहती है। तो पाचक अग्नि अन्न के पाचन के लिए, रक्त रंजक रक्त के लिए, भावनाओं के लिए भाव साधक। चौथी रूप आलोचक, क्योंकि अग्नि का तन्मात्रा क्या है? रूप है, तो दृष्टि स्थान में स्थित अग्नि जो रूप ग्रहण करती है, देखने का कार्य करती है, वो रूप आलोचक। तो रेटिना, आंख के माध्यम से हम देखते हैं, तो उसमें आंख में जो तेज है वो रूप आलोचक अग्नि है। 5वीं त्वक भ्राजक, त्वक त्वचा को कहते हैं, त्वक भ्राजक अग्नि, त्वचा में स्थित अग्नि जो त्वचा का तेज के कारण, त्वचा का प्रभाव, कोई हमें तेजस्वी दिखता है, कोई हमें तेजस्वी नहीं लगता है, किसी को हम देख के आकर्षित होते हैं, किसी को देख के हम अनाकर्षित होते हैं, तो वो इस तेज पर निर्भर है, तो त्वक भ्राजक अग्नि। तो प्रश्न आ जाए त्वचा से संबंधित, त्वचा शरीर के तेज से संबंधित कौन सी अग्नि है? तो त्वक भ्राजक, आंख से रूप भ्राजक, भावनाओं से भाव साधक, प्लिया एकृत रक्त से रक्त रंजक, और पाचक से संबंधित पाचकाग्नि। ये 5 प्रकार के पित्त है। तो ये भी स्मरण रहने चाहिए, ये भी स्मरण रहने चाहिए, क्योंकि वात पित्त कफ हमारे पाठ्यक्रम में है, हमारे पाठ्यक्रम में अच्छे से हैं, इसलिए हमें अच्छे से स्मरण रहना चाहिए। ठीक है। पित्त प्रकृति के लक्षण, पित्त वृद्धि शरीर में जन्म से हो तो वो पित्त प्रकृति का कहलाता है, बाकी इम्बैलेंस जीवन में होते रहते हैं, होते रहते हैं। तो पित्त उष्ण प्रकृति का, तीक्ष्ण प्रकृति का, दव विष्ण गुण का होता है। ठीक है। गुण अम्ल और गुण में अम्ल कटुरस का उत्पादक होता है। ठीक है। पित्त के उष्ण गुण होने से पित्त प्रकृति के व्यक्तियों को गर्मी कम सहन होती है, गर्मी कम सहन होती है। उनके शरीर को शुष्क, सुकुमार और स्वच्छ होते हैं, स्वच्छ होते हैं। त्वचा पर तिल पिपलू निकलते हैं, भूख प्यास अधिक लगती है, बाल श्वेत और खलवाट के लक्षण जल्दी दिखते हैं। ठीक है। पित्त प्रकृति वाले लोगों के केस समश्रु, मुलायम, मात्रा में थोड़े और कुछ भूरे रंग के होते हैं।
पित्त प्रकृति के लोग अपने कार्य में तीक्ष्ण होते हैं, एक्टिवेट होते हैं, बहुत तेज गति से कार्य करते हैं और उनकी अग्नि भी तीक्ष्ण होती है। आहार की मात्रा अधिक होती है। मन में क्लेश के प्रति असहिष्णु होते हैं, अधिक दुख सहन नहीं करते, विद्रोही प्रकृति के होते हैं और व्यवहार में तीक्ष्ण तीखे व्यवहार के होते हैं, तीखे व्यवहार के होते हैं। पित्त के द्रव गुण होने से उनके मांस और शारीरिक संधियों में शिथिलता और मृदुता के लक्षण होते हैं। उन्हें स्वेद, मल मूत्र आदि अधिक मात्रा में आते हैं। ठीक है। पित्त के कटु अम्ल रस का जनक होने से पित्त प्रकृति के लोगों में शुक्र की मात्रा इत्यादि कम होती है। पित्त प्रकृति का व्यक्ति बहुधा मेधावी, तीव्र बुद्धि वाला, तेजस्वी, न हारने वाला इत्यादि गुणों का भी होता है। ठीक है। उष्ण गुण वाले अम्ल, लवण, क्षार, कटुरस, अजीर्णकारक भोज, तेज, धूप, अग्नि, श्रम, विषम आहार, क्रोध आदि के सेवन से पित्त बढ़ जाता है, पित्त प्रकोपित हो जाता है। ठीक है। क्रोध, शोक, भय, श्रम, उपवास, विदग्ध आहार यानी पुराना भोजन, कटु अम्ल, लवण, तीक्ष्ण, उष्ण, तिल, तेल, सरसों, अलसी, दही, तक्र, पनीर, सिरका, अम्ल रस, शराब, कुल्थी, तेज, धूप, ये भी पित्त बढ़ाते हैं, ये सब पित्त बढ़ाते हैं। तो सरसों का तेल, तिल का तेल, सरसों, अलसी, दही, छाछ, ये सब के सब पित्त बढ़ाते हैं, सब के सब पित्त बढ़ाते हैं। तो एसिडिटी हो जाए तो फिर ये सेवन फिर मना होता है। ठीक है। उष्ण गुण द्रव्यों के सेवन से वर्षा ऋतु के पश्चात होने वाली तेज धूप, मध्याह्न काल, अर्धरात्रि, इन समय में भी पित्त वृद्धि होती है। तो दिन के मध्याह्न में क्योंकि भोजन सुबह तो भोजन जीर्ण हो चुका है, दिन में धूप तेज है, तब भी पित्त की वृद्धि हो सकती है। और रात्रि का अर्ध समय, रात्रि जब भोजन जीर्ण हो जाए, भोजन जीर्ण हो जाए। और ग्रीष्म ऋतु और शरद ऋतु में भी पित्त वृद्धि होता है, गर्मियों में और बरसात के पश्चात। अब पित्त प्रकोपित हो जाए तो लक्षण क्या है? चेहरे पे अत्यधिक लालिमा, अधिक पीलापन, शरीर से अधिक दुर्गंध, मुख में कटु अम्ल रसों का स्राव, शरीर में जलन, उष्णता, ये आदि दिखते हैं, ये आदि दिखते हैं। और पित्त के क्षीण होने पर पाचक अग्नि कम हो जाती है, पाचन, भूख नहीं लगती है। ठीक है। पसीना इत्यादि नहीं आता है, अग्नि मंद हो जाती है, चेहरे की कांति क्षीण हो जाती है, ये सब हो जाते हैं। और पित्त के प्रकोपित होने से कितने प्रकार के? 40 प्रकार के। कफ के सॉरी वात के 80 थे, इसके 40। उन 40 में मतलब ये जितने प्रकार के जलन इत्यादि है, वमन है, ठीक है, शरीर में जलन हो गया, शरीर से गंध निकलना, त्वचा में जलन, रक्तपित्त, फोड़े, फुंसियां, पीलिया रोग, ये जितने रोग हैं ये सब इसी के हैं। ठीक है। पित्त शामक आहार में मधुर, तिक्त, कषाय रस, शीत गुण के आहार विहार, ठीक है, ये पित्त को शांत करते हैं, पित्त को शांत करते हैं। भोजन में दूध, नीम, वसा, शतावरी, मला, बड़, गूलर, पीपल, महुआ, अर्जुन, जामुन, आम्र बीज, धनिया, चंदन, जीवंती, त्रिफला, कदली, खजूर, किशमिश, गुलाब, गोघृत, ये सभी के सभी क्या करते हैं? पित्त शामक आहार है, पित्त शामक आहार है। अब कफ, अब कफ। कफ सोम जल से बना है। ठीक है। और श्लेष्मा नाम से सोम तत्व ही शरीर के भीतर है। कफ का दूसरा नाम श्लेष्मा भी है, ये ध्यान रखना। ठीक है। श्लेष्मा भी है। ये मस्तिष्क में उत्पाद, ज्ञान और बुद्धि का उत्पादक होता है, बुद्धि का उत्पाद, और शरीर के भीतर दृढ़ता, वृद्धि, प्रजनन के भावों को विकसित करता है। ये भी 5 प्रकार का है। क्लेदक, दूसरा त्रिक, तीसरा बोधक, चौथा स्थानिक, पांचवा तर्पक। ये पांचों के नाम आपको नोट्स भेजे, उसमें है, मतलब तीनों के 5-5 नाम। ठीक है, वर्णन है। क्लेदक आमाशय में रहता है, भोजन को क्लेद, गीला बनाता है। त्रिक हृदय और फेफड़ों का भरण पोषण करने वाला, फेफड़ों में रहता है, तो ये आमाशय में, त्रिक फेफड़ों में। फिर बोधक जिह्वा, मूल और कंठ में, जिह्वा, मूल और कंठ में बोधक।
स्थानिक शरीर की संधियों में, शरीर के जोड़ों में, जिसे अलग अलग प्रकार के होते हैं ना, CSF वगैरह, तो ये जोड़ों में। और तर्पक सिर के भीतर विद्यमान स्नेह के रूप में, ठीक है, इंद्रियों को तर्पक करने वाले तर्पक श्लेष्मा, तो ये मस्तिष्क में, शरीर की संधियों में। जीवा मूल कंठ, इसीलिए लार निकलती है अपनी। फेफड़ों में कफ जमा होता है तो फेफड़ों में स्थान वो कफ रहता है, उसी से अधिक बढ़ता है। क्लेदक आमाशय में वमन करते हैं, आमाशय से निकालते हैं। स्थानिक शरीर की संधियों में, घुटने के कोहनी इत्यादि में। और तर्पक मस्तिष्क में, सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड जो है उसी के लगभग ये मस्तिष्क। इस प्रकार ये 5 प्रकार का कफ श्लेष्मा है। कफ स्निग्ध होता है, सलक्षण होता है, मृदु होता है, मधुर होता है, सांद्र होता है, डेंसिटी घनी होती है, शायद को देखोगे तो मोटापन लिए रहता है, ठीक है, मंद होता है, धीमे होता है, और गुरु मतलब भारी होता है, ठंडा होता है, स्वच्छ गुण का होता है। अब कफ वृद्धि के कारण, जल के बढ़ने के कारण भी कफ बढ़ता है। नए अन्नों को लंबे समय तक घी के साथ खाने से भी कफ बढ़ता है। मिठाई, पकवान, दूध के बने पकवान, चिकने पकवान, खांड गुड़ के भोजन, दूध, ठंडा दही, आसन नहीं करना, मतलब व्यायाम की उपेक्षा करना, इनसे क्या बढ़ जाता है? कफ बढ़ जाता है, कफ बढ़ जाता है। शीत काल में शरीर के भीतर कफ बढ़ता है, वसंत के आने पर, फिर मंदाग्नि होने पर वो धीरे धीरे कम होता है। अब प्रकोपित कफ के लक्षण क्या है? तो कफ प्रकोपित हो जाता है तो स्निग्धता बढ़ जाएगी, शरीर में शीतलता, ठंडापन बढ़ जाएगा, शरीर में भारीपन, मोटा हो जाएगा, ठीक है, रक्त की कमी हो जाएगी, ऊष्मा की कमी हो जाएगी, खुजली रोग बढ़ेगा, सुन्नपन आ जाएगा नस नाड़ियों में, ठीक है, पसीने की कमी हो जाएगी, शरीर में आलस्य इत्यादि आ जाएगा, और खांसी, श्वास, अस्थमा, अति निद्रा इत्यादि रोग उत्पन्न होंगे, इत्यादि रोग उत्पन्न होंगे। और इन रोगों की संख्या 20 है कुल। कितनी है? 20। ठीक है। कफ रोगों की चिकित्सा, तो पकाए हुए घी, तेल, रुक्ष और उष्ण आहार, रूखा और गर्म आहार, दालचीनी, काली मिर्च, लौंग, सौंठ, मधु, त्रिकटु, अजवाइन, हीरा, त्रिफला, नींबू, ये आदि औषधियां कफनाशक होती है, कफनाशक होती है। योग की दृष्टि से कफ के लिए वमन सबसे अच्छा है। ये धोती जितने प्रकार के सारे के सारे कफ रोगों का नाश करती है, कफ रोगों का नाश करती है। अपना पूरा हो गया, कुछ पूछना है तो पूछ लीजिए।